आज हम आप लोगों को केंद्रक अथवा न्यूक्लियस के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। केंद्रक कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, इसीलिए केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। यानी जो सेल है या कोशिका है उसकी सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है या जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको कंट्रोल रूम कहा जाता है। और किसका कंट्रोल रूम? तो कोशिका का कंट्रोल रूम कहा जाता है, या हिंदी में कहें तो कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है केंद्रक को। और केंद्रक की खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में की थी। खोज पूछा जाए किसने की, तो केंद्रक अथवा न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में की थी। अगर परिभाषा पूछी जाए इसकी, तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ बीच में गोल आकृति का व गहरे रंग का विशेष भाग होता है, जिसे केंद्रक कहा जाता है। यानी जो हमारी सेल होती है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उस सेल के अंदर कोशिका द्रव्य के बीचों बीच में गोल आकृति का गहरे रंग का एक भाग होता है, विशेष संरचना होती है, उसे ही केंद्रक या न्यूक्लियस कहा जाता है। अब यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि कोशिका में केंद्रक की संख्या कितनी होती है या कोशिका में कितने केंद्रक पाए जाते हैं, तो बताएंगे सामान्य रूप से एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। यानी सामान्यतः एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ पौधों की कोशिकाओं में एक से अधिक भी केंद्रक पाए जाते हैं। यानी कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनकी कोशिकाओं में एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं, लेकिन अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो एक कोशिका में या एक सेल में एक ही न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है। अच्छा, आप कौन कौन से पौधे हैं जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं? तो जैसे कुछ शैवाल हैं, कुछ कवक होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ हैं जिनकी कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। यदि शैवाल में कहें तो किसमें पूछा जाए, तो क्लैडोफोरा, जो क्लैडोफोरा शैवाल है, इस शैवाल में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। और ऐसे पौधे या ऐसे जीव जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं या जिनकी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, उनको सीनोसाइट्स कहा जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी जो रेड ब्लड कार्पस हैं या जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इनमें केंद्रक नहीं होता है। और जिन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है उन्हें ए न्यूक्लिएटेड कहा जाता है। ए न्यूक्लिएटेड जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, सीनोसाइट्स जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। यदि पूछा जाए कि केंद्रक किन किन आकृतियों का होता है, आकृतियां क्या होती हैं, तो केंद्रक मुख्य रूप से गोलाकार, अंडाकार, चपटा, सेम के बीज जैसा आदि आकृतियों के होते हैं या आदि आकृतियों के केंद्रक या न्यूक्लियस पाए जाते हैं। चलिए अब केंद्रक की संरचना अथवा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में जान लेते हैं। तो केंद्रक में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं या प्रमुख रूप से 4 भाग होते हैं। पहला भाग है केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप भी आप कह सकते हैं, यानी केंद्रक आवरण के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो केंद्रक कला के अंतर्गत प्रत्येक केंद्रक, जितने भी केंद्रक होते हैं, उन सभी केंद्रक के चारों तरफ, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है, चारों तरफ एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ये दोहरी झिल्ली है जिसे केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये जो दोहरी झिल्ली पाई जाती है इसको केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। और यह जो कला है यह लिपोप्रोटीन्स की बनी होती है। किस चीज की बनी है? लिपोप्रोटीन्स की बनी होती है। और इसमें से प्रत्येक झिल्ली, यानी एक झिल्ली की बात की जाए तो प्रत्येक झिल्ली 75 अंगस्ट्राम से 90 अंगस्ट्राम तक मोटी होती है। 75 से लेकर के 90 के बीच में इसकी मोटाई होती है। प्रत्येक झिल्ली की मोटाई होती है इतनी। दोनों इकाई झिल्ली के बीच 150 से 400 अंगस्ट्राम के बीच की दूरी होती है। यानी एक जो झिल्ली है इससे जो दूसरी झिल्ली है इसके बीच की जो दूरी है, यह दूरी कितनी होती है? लगभग में 150 से 400 अंगस्ट्राम, यानी इसके बीच में पाई जाती है। इस दूरी को परिकेंद्रीय स्थान अथवा पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है।
इसको क्या कहते हैं? परिकेंद्रीय स्थान अथवा पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। इसी केंद्रक कला में स्थान स्थान पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आपको चित्र में दिख भी रहे हैं कि ये जो केंद्रक कला है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आवरण है केंद्रक का, इसमें जगह जगह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। सूक्ष्म छिद्र हैं। इन सूक्ष्म छिद्रों को केंद्रक छिद्र अथवा न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। केंद्रक छिद्र कहो या अंग्रेजी में न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है। यानी इन्हीं जो छिद्र हैं, इन छिद्रों के माध्यम से जो केंद्रक द्रव्य है और इसके बाहर जो कोशिका द्रव्य होता है, वो आपस में आदान प्रदान उसका होता रहता है। उसमें जो विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं वो केंद्रक में, केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आते जाते रहते हैं। मतलब केंद्रक छिद्र केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य के बीच संपर्क बनाने का काम करता है। फिर दूसरा भाग है केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। तो जो ये वाला आप भाग देख रहे हैं, ये पूरा भाग क्या कहलाता है? केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। केंद्रक के अंदर एक पारदर्शी, अगर इसकी परिभाषा पूछी जाए तो क्या बताएंगे? केंद्रक के अंदर एक पारदर्शी तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है या न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। ये कैसा होता है? पारदर्शी होता है, तरल पदार्थ होता है। केंद्रक द्रव्य को केंद्रक रस या न्यूक्लियर सैप भी कहा जाता है। यानी इन नामों से भी आप जान सकते हैं। केंद्रक द्रव्य को क्या कहते हैं? केंद्रक रस या न्यूक्लियर सैप भी कहा जाता है। अच्छा, इस रस में होता क्या क्या है? तो केंद्रक द्रव्य में मुख्य रूप से आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड व खनिज लवण पाए जाते हैं। यानी ये जो द्रव्य है, कौन सा द्रव्य? न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, जो केंद्रक द्रव्य है, इसमें आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड और खनिज लवण पाए जाते हैं। यानी इन चीजों से मिलकर ये बना होता है। इसी केंद्रक द्रव्य में धागे जैसी संरचनाओं का जाल होता है, जिसे क्रोमैटिन कहा जाता है। यानी ये जो धागे जैसी संरचनाएं हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? क्रोमैटिन कहा जाता है या क्रोमैटिन तंतु कहा जाता है। एक बिल्कुल जाल जैसी संरचना बनाती हैं ये केंद्रक के अंदर, इसे ही क्रोमैटिन तंतु कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोप्लाज्म में धागेनुमा तंतुओं का जाल होता है, उसे ही क्रोमैटिन तंतु कहा जाता है। और एक या एक से अधिक केंद्रिका या न्यूक्लियोलस भी पाए जाते हैं। यानी एक केंद्रक के अंदर एक या तो एक से अधिक, कभी कभी क्या होता है, एक या दो भी हो सकती हैं या तीन तक भी हो सकती हैं, केंद्रिकाएं पाई जाती हैं या न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। तो अब केंद्रिका के बारे में जान लेते हैं। केंद्रिका को क्या मैंने बताया? अंग्रेजी में न्यूक्लियोलस कहा जाता है। तो केंद्रक में प्रायः एक से तीन, यानी एक, दो या तीन हो सकती हैं, स्पष्ट गोलाकार सघन रचनाएं होती हैं, जिन्हें केंद्रिका कहा जाता है या न्यूक्लियोलस कहा जाता है। मतलब कुछ केंद्रक में एक और कुछ में एक से अधिक भी केंद्रिकाएं होती हैं। जैसे जो प्याज होता है, प्याज में एक से अधिक केंद्रिकाएं पाई जाती हैं। अगर पूछा जाए किसमें, तो प्याज में एक से अधिक केंद्रिकाएं होती हैं। केंद्रिका एक छोटी व गोल रचना के रूप में पाई जाती है। छोटी सी गोल सी रचना होती है जो केंद्रक के अंदर पाई जाती है। केंद्रिका में प्रोटीन व आरएनए पाया जाता है। इसमें होता क्या है वास्तव में? तो प्रोटीन होती है और आरएनए होता है। केंद्रिका का मुख्य कार्य राइबोसोम बनाने के लिए आरएनए का संश्लेषण करना होता है। यानी इसके कार्य की बात की जाए तो कार्य क्या है इसका? राइबोसोम बनाने के लिए आरएनए का संश्लेषण करना या आरएनए को बनाना। मतलब केंद्रिका में राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण होता है। ये कह लीजिए, केंद्रिका में किसका संश्लेषण होता है? क्या बनता है? तो राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण होता है, या केंद्रिका में आरएनए बनता है। राइबोसोमल आरएनए को शॉर्टकट में आरएनए बोला जाता है, जो प्रोटीन के साथ संयुक्त होकर राइबोसोम बनाती है। यानी ये क्या करती है कि प्रोटीन के साथ संयुक्त हो जाती है, जुड़ जाती है और राइबोसोम बनाती है। इसीलिए केंद्रिका को राइबोसोम के उत्पादन की मशीन भी कहा जाता है। ये जो केंद्रिका है, न्यूक्लियोलस है, इसको राइबोसोम के उत्पादन की मशीन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से राइबोसोम
बनते हैं। तो केंद्रक का अगला भाग है क्रोमैटिन तंतु। ये जो क्रोमैटिन तंतु हम देख रहे हैं ये अगला भाग है। तो केंद्रक द्रव्य में सूक्ष्म तंतुओं का एक जाल सा फैला होता है जिसे क्रोमैटिन तंतु कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया भी था। और कोशिका विभाजन के समय ये तंतु अपेक्षाकृत मोटे हो जाते हैं और स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। मोटे मोटे से हो जाते हैं और बिल्कुल साफ से दिखाई देने लगते हैं, स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तब इन्हीं क्रोमैटिन तंतु को गुणसूत्र अथवा क्रोमोसोम कहा जाता है। जब साफ दिखाई देने लगते हैं, मोटे हो जाते हैं, तब इन्हें ही गुणसूत्र अथवा क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमैटिन तंतु मुख्य रूप से न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब होता है कि न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। यानी जो गुणसूत्र हैं किसके बने हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के। तो हम सभी लोग जानते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। क्रोमैटिन तंतु में या क्रोमोसोम में डीएनए न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक व कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यानी न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। और जो क्रोमैटिन तंतु है या क्रोमोसोम है, इसमें डीएनए न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है और जो आरएनए है, आरएनए न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक व कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो ये जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र हैं, ये आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। मतलब माता पिता के लक्षणों को उनकी संतानों में ले जाते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के वाहक का मतलब है कि माता पिता के लक्षणों को उनकी संतानों में ले जाना। वास्तव में इन्हीं गुणसूत्रों पर डीएनए और डीएनए पर जीन्स पाए जाते हैं और यही जीन्स आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। चलिए अब केंद्रक के कार्य अथवा फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में समझ लेते हैं। तो पहला कार्य है कोशिका के अंदर होने वाली सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है। जितनी भी कोशिका के अंदर क्रियाएं होती हैं जैविक, उनका नियंत्रण, उनको कंट्रोल कौन करता है? तो केंद्रक कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसी कारण केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम कहा जाता है या नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। फिर दूसरा कार्य है केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है और यह जीव के लक्षणों की वंशागति के लिए उत्तरदायी है। तो केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ मैंने आपको बताया था कौन सा होता है? क्रोमैटिन तंतु, जो कोशिका विभाजन के समय छोटे और मोटे हो जाते हैं, तब इन्हें गुणसूत्र कहते हैं और इन्हीं गुणसूत्र के द्वारा माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि जीव के लक्षणों की वंशागति के लिए उत्तरदायी है, यानी आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है ये। फिर नेक्स्ट है यह कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है, जिससे कोशिकाओं की संख्या में तथा जीव के शरीर में वृद्धि होती है। यानी जब सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगा, तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी और जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो क्या होता है? जीव का शरीर में, जीव का जो शरीर होता है वो बड़ा होता है, जीव के शरीर में वृद्धि होती है। ये हो गए केंद्रक अथवा न्यूक्लियस के कार्य। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।